कुछ लोग पद से नहीं बल्कि अपने अंदाज से जाने जाते हैं। यह कहानी है सेवा, जिम्मेदारी और संवेदना की। यह कहानी है झालावाड़ के एसआरजी मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक शर्मा की। एक ऐसा नाम जिसे लोग उनके पद से नहीं बल्कि उनके व्यवहार और उनकी अलग कार्यशैली से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बदलाव के बीच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सर्वेश और आज के एपिसोड में हमारे साथ है झालावाड़ एसआरजी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट सीनियर प्रोफेसर इन सर्जरी डिपार्टमेंट मिस्टर अशोक शर्मा जी। अशोक जी सर, बदलाव के बीच में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत। अक्सर लोगों को लगता है कि डॉक्टर केवल फाइलों में और दवाइयों में खोए रहते हैं जी। लेकिन एक मिस्टर कॉलेज से लेके एक संगीत प्रेमी होने तक की जो आपकी छवि है वो काफी अलग है। तो सबसे पहले तो आप आपके शुरुआती जीवन और पढ़ाई के बारे में बताइए। ये बड़ा शुरुआती क्वेश्चन आपका ऐसा है जो मुझे अतीत में ले जाएगा जी। मैं जब एकेडमिक कॉलेज में था फर्स्ट ईयर, तो उस वक्त मैं सिर्फ पढ़ने वाले छात्र के रूप में जाना जाता था। और जैसे ही मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उस वक्त मैं हॉस्टल में उदयपुर मेडिकल कॉलेज आरएनटी मेडिकल कॉलेज से मैंने किया है पास आउट। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ तो बहुत सारे बदलाव मुझे देखने को मिले। एक तो मैं समाज से एक्सपोज हुआ और घर वालों के संपर्क से दूर चला गया। इसके साथ ही वहां पर बहुत सारे नए नए मित्र बने। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे व्यक्तित्व का अगर प्राथमिक रूप से विकास हुआ तो वो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में ही हुआ। अच्छा। और वहां पर पढ़ने के दौरान मेरे साथ में जो भी स्टूडेंट्स थे, मेरे सहपाठी थे और सीनियर जूनियर थे, उनसे बहुत कुछ सीख करके मैंने आज में जो भी कुछ आपको दिख रहा हूं, इसका सूक्ष्म बीजारोपण उस समय में हो चुका था। और एक और बात आपने पूछी कि मेडिकल कॉलेज में आप मिस्टर कॉलेज रहे, तो ये बीज मेरे अंदर पहले से ही था। मैं झालावाड़ में था, तलाई के अखाड़े में मेरे मामा जी प्रोफेसर निरंजन शर्मा मुझे मोटिवेट करते थे एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा। जब मेडिकल कॉलेज में गया तो वहां मुझे पता लगा कि वहां एक शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता होती है और उसमें जो बॉडी का एक्सपोजर होता है वो मसल मैन के रूप में होता है और मिस्टर कॉलेज कहलाते हैं वो। अच्छा। तो मेरी शुरुआत तो वेट लिफ्टिंग से की थी यहाँ पर, लेकिन मुझे पता लगा कि बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है और वेट लिफ्टिंग अलग चीज। तो मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ आकृष्ट हुआ और वहां मैंने कई जो अनुभवी लोग थे इस फील्ड में, मिस्टर राजस्थान केसरी, अच्छा। उनके संपर्क में आने के बाद में उनके निर्देशन में हमने एक्सरसाइजेज चालू की जी। तो मुझे 1980 में मेडिकल कॉलेज में जो मिस्टर कॉलेज का जो कंपटीशन होता है उसका भी मैं विनर रहा हूँ और मिस्टर आरएनटी 1980 का खिताब मुझे मिला है। अच्छा। और आज भी मुझे लोग मिस्टर बॉस के नाम से ही जानते हैं, जो उस वक्त के मेरे साथ के लोग हैं। तो आपकी मिस्टर कॉलेज वाली जो छवि थी, तो कॉलेज में आपका रोल कुछ कैसा हुआ करता था? मूलतः तो ये शारीरिक व्यायाम और उसी तक सीमित था, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि जो लोग शरीर से मजबूत हो जाते हैं तो एक कहावत है कि वो थोड़ा दिमाग से कमजोर हो जाते हैं और उनका मिसयूज भी होता है और कई बार वो इतने भावुकता में चले जाते हैं कि लड़ाई झगड़े वगैरह में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जी। उस जमाने में ऐसे मौके आए कभी तो मुझे लोग मोटिवेट करते थे कि यू आर वेरी गुड एट बॉडी। तो कई बार पारस्परिक झगड़ों में भी उलझे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान मूल रूप से इसी बात पे था कि शरीर को बनाना अलग चीज है। और वो कंस्ट्रक्टिव रोल मैंने मेरे जो जूनियर्स थे उनको भी मोटिवेट किया कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो और एक्सरसाइज करो। जी।
व्यस्त अस्पताल और कठिन जिम्मेदारियों के बीच संगीत उनके जीवन का संतुलन बना। हारमोनियम और बांसुरी सिर्फ वाद्य नहीं, उनके लिए आत्मिक शांति का एक माध्यम है। विप्लय से बिनु कृपण दुर्जन, विप्लय से बिनु कृपण दुर्जन, सकल सुख अब लाग रे। संगीत आपके जीवन में कैसे आया? मैंने आपको बताया कि मैं 12 कॉलेज का विद्यार्थी था फर्स्ट ईयर में। वहां पर डोलों का मेला बड़ा प्रसिद्ध मेला है। एक बार हम वैसे खेल में वहां से बांसुरी खरीद लाए और गाता तो मैं था पहले ही और अच्छी सिंगिंग कर लेता था, लेकिन मुझे बांसुरी वादन का शौक वहां से लगा। मैंने खुद ने ही बांसुरी सीखना चालू किया। उस जमाने में कोई सिखाने वाला मिला नहीं, लेकिन फिल्मी गानों की कॉपी बांसुरी पे मैंने करना चालू किया। और बांसुरी तो अपने आप में कठिन चीजें, एकदम बहुत कठिन है। अब लगता है मुझे, अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे सिखा दो, तो मैं उसको सिखा नहीं पाता हूँ, बहुत तो मुश्किल। बांसुरी से पहले आप जैसे हारमोनियम उससे पहले बजाते थे कि? बहुत कम, थोड़ा थोड़ा बजाता था। अच्छा। लेकिन मुझे संगीत के उतार चढ़ाव, इन सब चीजों से मुझे काफी अच्छी जानकारी थी। मैं गाने ठीक ठीक गा लेता था और मेरी माँ भी इस क्षेत्र में भजन गाना, ये उनसे मैंने सीखा था कि सुर के साथ कैसे गाया जाता है। राइट। तो वो आदर्श रही है मेरी इसमें। और ये पेड़ पौधे लगाना आपके दिनचर्या का हिस्सा कैसे बन गया? ये वैसे तो हमारा जो मूल परिवार है वो खेतीहरी था। यहाँ के रायपुर के पास में एक गांव है बींदा बोरदा, बोरदा में, वहीं का मतलब हमारा गांव है वो। और अच्छा। मेरे जो परिवार के जो ताऊ जी और हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो वहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे। आज भी वहाँ पर जमीन है, लेकिन मेरे फादर ने सरकारी नौकरी चुनी और ग्राम सेवक बने। तो भी उनका संबंध किसानों से रहता था, खाद बीज से रहता था जी। अब उसके बाद में काफी गैप आया, हम पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद में मेरी पोस्टिंग हुई असनावर। सबसे पहले आपकी असनावर पोस्टिंग हुई? सेकंड थर्ड पोस्टिंग थी मेरी। अच्छा, सेकंड थर्ड। तो वहां पर काफी बड़ा क्षेत्र था और नया मकान बना हुआ था। उसके बाहर कचराई था, पीडब्ल्यूडी का अनकंस्ट्रक्टेड मटेरियल, उसको मैंने साफ करवाया। मेरा बेटा छोटा था उस टाइम। तो मिट्टी डलवा करके, मेरे गार्डन इंस्पेक्टर फ्रेंड थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने कुछ पौधे और घास लगाना चालू किया। तो वो तब से वो एक आदत में, हाँ, वो एक आदत में आ गया कि पौधे किस तरह से बढ़ते हैं। छोटा सा लगाते हैं अपन, बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उसके कई साल बाद में यहाँ मेडिकल कॉलेज में मैंने मकान बनाया। उस मकान में बेसमेंट बनाया तो उसमें पानी भर गया। वो पानी हम वेस्ट कर रहे थे, बाहर निकाल ली। लेकिन मेरे मकान के पीछे के हिस्से में एक प्लॉट खाली था मेरा ही, उसमें मैंने पौधे लगाना चालू कर दिया। वो पूरा पेड़ों से भर गया। तो फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में प्लांट्स लगाना चालू कर दिया और वहां पर स्टूडेंट्स को मैंने साथ में लिया। अच्छा। जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने मोटिवेट किया। तो एक तरह से वो पर्यावरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा, तो काफिला आगे बढ़ता ही चला गया। और आज मेडिकल कॉलेज में भगवान की दया से 1000 से ज्यादा प्लांट्स हम लगा चुके हैं, जो जब हमने लगाए थे तब 4 फीट के थे। अच्छा। अब शायद हर एक की ऊंचाई 30 फीट के आसपास। और वो एक एरिया है जो बड़ा ठंडा एरिया नजर आता है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ऊपर से नजर आएगा आपको कि मेडिकल कॉलेज सबसे झालावाड़ का सबसे ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया है। सर, हॉस्पिटल अधीक्षक की भूमिका में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहती है? देखिए, मैंने जो करियर स्टार्ट किया था वो सर्जन, बतौर सर्जन स्टार्ट किया था। लेकिन जब मैं अधीक्षक बना तो उस वक्त मेरी प्राथमिकताएं प्रशासन की तरफ बढ़ गई। सर्जन के रूप में तो मुझे खाली ऑपरेशन करने थे, लेकिन अब मुझे पूरे हॉस्पिटल की एक एक चीज को बड़े गौर से देखना है कि वहां का रखरखाव कैसा है, स्टाफ की उपलब्धता क्या है, वहां की सफाई व्यवस्था कैसी है, जो मरीज आ रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वार्डों का रखरखाव कैसा है, वहां पर जो मूल संसाधन है जैसे टॉयलेट्स हैं, सफाई के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। तो एक 1200 बेड से ऊपर का ये अस्पताल है और इतनी बड़ी संख्या में बेड होने के नाते एक बहुत बड़ा अमला बहुत बड़ी हमारे उसमें काम करता है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी स्वीपर्स से लेकर के और डॉक्टर्स तक हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्पेक्ट्रम में अलग अलग कैटेगरी के लोगों को किस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ रह करके प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझा
राइट। और इस प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मुझे जो जिला कलेक्टर हैं अभी, माननीय अजय सिंह जी राठौड़ साहब, जी। उन्होंने मुझे सशक्त किया। हमारी मंडे को मीटिंग्स होती हैं, उसमें उनका जो गाइडेंस होती है सब ऑफिसर्स के लिए, तो मेरे लिए उनका एक एक शब्द अमृत की तरह से है। और मैं वहां से उनसे ये गुड गवर्नेंस या किस तरह से प्रशासन को चलाना है, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सब बातें मैंने वहां से सीखी। ये मेरी बात की पर्सनैलिटी में एडिशन है। अच्छा अच्छा। सर, जब कोई गरीब मरीज अस्पताल में आता है तो सिस्टम और एक सहानुभूति, इसके बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर समाजशास्त्री अध्ययन भी करते हैं। हमारे समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, लेकिन आप ये मानकर के चलिए कि एक मरीज जो पीड़ा से ग्रस्त है और उसके अटेंडेंट साथ में जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। राइट। और हमारा दायित्व तो बनता है कि उनकी अपेक्षाओं को उसी रूप में पूरा करें जिस रूप में वो चाहते हैं। वो ठीक तो होना ही चाहते हैं, लेकिन वहां का रखरखाव, वहां पर कर्मचारियों का व्यवहार, वहां का उनको वातावरण समुचित लगे। और आप देख रहे हैं कि आज के जमाने में नए अस्पताल बन रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो लोगों की आकांक्षाएं और बढ़ी हैं। पहले के जो सरकारी अस्पताल थे उनकी हालत बदतर भी होती थी तो भी मानते थे लोग, कंपैरिजन ही नहीं होता था। लेकिन आज सीरियल्स के अंदर अस्पताल दिखाए जाते हैं। हाँ। और बड़े बड़े अस्पतालों में लोग इलाज करा रहे थे। हाँ, तो तुलना उस जगह, उस दृष्टि से हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि क्या हम उनके समकक्ष कहीं बैठते हैं। राइट। और एक शब्द होता है सिंपैथी इलाज के दौरान मरीज के प्रति, और एक होता है एम्पैथी। तो हमें ये सिखाया जाता है कि एम्पैथी क्या होती है और सिंपैथी क्या। सिंपैथी तो यह होता है कि आप खाली उसके बारे में ये कह दो कि साहब आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और एम्पैथी वो चीज है कि आप उससे कनेक्ट होकर के उसकी जो पीड़ा है उसको, उस पूरे चक्र को पूरा करते हुए उससे ये कहलवा लें कि साहब मैं यहाँ करके बहुत मुझे अच्छा लगा, संतुष्टि उसके द्वारा। तो हाँ, तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल बात है कि हम दिल से उस मरीज के साथ जुड़ जाएं। तो उस दृष्टि से ये उनकी एक्सपेक्टेशन, जब हम उस मरीज के साथ जगह पे हम अपने आप को खड़ा करके देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी अपेक्षा क्या है। हम जब किसी अस्पताल में जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज हमें मोटिवेट करती है कि इस वक्त ये क्या सोच रहा है, राइट। उसकी आकांक्षाओं को हमें पूरा करना होता है। हमारा उद्देश्य ये रहता है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल की इमारत गिरने की घटना पूरे जिले को झकझोर देने वाली थी। इस हादसे में घायल हुए सभी बच्चों को एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस कठिन समय में मिस्टर अशोक शर्मा की भूमिका सिर्फ एक अधिकारी की नहीं बल्कि एक अभिभावक की थी। पिपलोदी हादसे के समय हॉस्पिटल का दृश्य कैसा था और क्या ऐसी बड़ी चुनौती उस समय आपने देखी? वो एक बहुत ही भयावह हादसा था जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों के ऊपर छत गिर गई थी स्कूल की, और 7 बच्चों की उसी वक्त डेथ भी हो गई थी। और वहां से जब उन बच्चों को, हमें प्रशासन से सूचना मिली कि इस तरह से बच्चे आने वाले हैं, तो हमने उसी वक्त हॉस्पिटल की पूरी इमरजेंसी को बैरिकेड करके और उनके लिए बेड्स रिजर्व किए, मेडिसिन की व्यवस्थाएं कर दी, डॉक्टर्स को, स्टाफ को तुरंत बुलाया और इंटेंसिव केयर यूनिट को सावधान किया, सारे संसाधनों को एस्टिमेट कर लिया। जब तक बच्चे आने लगे वहां से और उनके पेरेंट्स आने लगे तब हमारे पास में पूरी व्यवस्था थी। और ये हमारा सौभाग्य है और सभी का सौभाग्य है कि वो जो 7 बच्चे वहां डेथ हुई थी, उसके बाद में यहाँ जो बच्चे घायल आए थे उनमें से 4 का हमने उसी दिन 2 बजे के बाद से लेकर के रात को 12 बजे तक 4 बच्चों का लाइफ सेविंग ऑपरेशन भी किया, और वो सारे बच्चे स्वस्थ होकर के अपने घर गए। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में एक और चीज हमें देखने को मिली कि यहाँ जो प्रशासन है, मैं फिर से जिला कलेक्टर महोदय का नाम लेना चाहूंगा, अजय सिंह जी का। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप ये मान के चलिए कि ये बच्चे उस गांव के बच्चे नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। राइट। एंड ही यूज्ड टू कम एवरी डे इन द इवनिंग टू मीट दोज चिल्ड्रन। अच्छा। और उनका एक एक बच्चे को नाम याद हो गया उनको, और वो उनके लिए टॉफी और ये सब चीजें लेके, तो उसको देख करके हमें ऐसा लगा कि हमारा काम एक खाली डॉक्टर की तरह इलाज करना ही नहीं है, हमारा काम ये भी है कि सामाजिक रूप से इन बच्चों को मानसिक रूप से क्या संतुष्टि मिलनी चाहिए, इनके अंदर जो डर है उस हादसे का
वो भी इनके दिमाग से निकलना चाहिए। राइट, बहुत बड़ा डर था ये। तो हमने उनको मनोवैज्ञानिक रूप से भी ट्रीट किया। राइट, हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट है साइकेट्री का, उसके डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने उनको कंसल्टेशन दी, उनसे पूछा, उनसे बातचीत की, उनसे दोस्ती की। तो वो बच्चे जब यहाँ से गए तो उनके दिमाग में वो जो स्कूल वाला जो भय जीवन भर रह सकता, जीवन भर रह सकता, उसको निकालने की हमने कोशिश की। अब ये तो समय बताएगा कि हम कितने सफल रहे। लेकिन जो बच्चे यहाँ से गए वो बहुत हैप्पी थे, उनके पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे। ये हमारे लिए संतोष का विषय है जी। और इसके लिए हमारा यहाँ का जिला प्रशासन बहुत धन्यवाद का पात्र है। वो हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर के खड़ा रहा जी। डॉक्टर साहब, जैसे कभी मरीज ज्यादा और संसाधन कम होते हैं जी, उस समय कठोर डिसीजन लेने की पावर आप में कहां से आती है? देखिए, मरीज के बारे में मेरा कहना ये है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अस्पताल में कुछ भी हो रहा हो या किसी भी स्टाफ का कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पेशेंट इज फर्स्ट। सबसे बड़ी प्राथमिकता मरीज है। राइट। उस वक्त अगर कोई कहे कि मैं छुट्टी पे हूं तो उसको आना पड़ेगा, आना ही है उसको, क्योंकि वो नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, नहीं चलेगा। या कहीं कोई रखरखाव में कोई दिक्कत है और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर नेग्लिजेंस हो रही है, तो लग जाता है कि सख्ती के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी इस कैटेगराइजेशन के कि ये डॉक्टर है या ये 4th क्लास है, इसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, मेरे दिमाग में मरीज सबसे ऊपर होता है फर्स्ट। और उस वक्त में वो जो भी संबंधित व्यक्ति होता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, मैं उनको कह देता हूँ कि आप सबसे पहले इसका काम करिए। आपकी जो भी बात है, आपका जो भी इसके को लेकर के नहीं करने का जो भी कारण है, उसको बाद में देखेंगे। पहले आप इसकी कंप्लायंस करिए एंड दिस पेशेंट शुड बी ट्रीटेड वेल इन टाइम। राइट। तो डॉक्टर साहब, अभी आप कौन कौन सी बड़ी आपने सर्जरी कर चुके हैं? मैं हूँ जनरल सर्जन अभी, तो हम पेट की सारी सर्जरी करते हैं। अच्छा। छाती की सारी सर्जरी करते हैं। तो इसमें जो आप आमतौर पे जो सुनते हैं अपेंडिक्स, हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, ये तो अब शुरुआती ऑपरेशन हो गए। इसके बाद में जैसे पेशेंट को पेट में छाला फूट गया, पेप्टिक परफोरेशन हो गया, तो उसमें पूरा पेट का ऑपरेशन होता है। हाथों में रुकावट आ जाती है तो उनको वापस से खराब पार्ट को निकाल के जोड़ना। वो इसके अलावा गाल ब्लैडर की सर्जरी होती है, जो आप कहते हैं ना पित्त की थैली में स्टोन वगैरह आ जाते हैं, राइट, किडनीज में स्टोन आ जाते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम लोगों ने रूटीन में यहाँ पर किए हैं। और जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, जैसे बर्न के केस हैं, तो बड़े बड़े शरीर के बहुत बड़े हिस्से में चमड़ी खत्म हो जाती है, तो हमने यहाँ जिन पेशेंट्स को कोटा में भी मना कर दिया, उनकी भी हमने यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग करके उनको ठीक करके घर भेजा। अच्छा। तो एक तरह से हम प्लास्टिक सर्जरी का भी काम कर रहे हैं, जनरल सर्जरी का भी काम कर रहे हैं और ईश्वर की दया से हम अब तक उसमें सफल रहे हैं। बहुत खूब। सोशल मीडिया के जमाने में आजकल लोग गूगल डॉक्टर बहुत बन रहे हैं जी, तो लोगों की इस आदत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीजें इलीगल है और अज्ञानता की वशीभूत लोग ऐसा कर लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, उसको दूसरे को या स्वयं को, मैं ये कह रहा हूं, उसको दूसरे को भी दवा नहीं देनी चाहिए और खुद को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सामान्य जानकारी के आधार पर कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ड्रग्स का जो नियम है उसमें ड्रग्स एंड पॉइजन शेड्यूल में आती है, ये इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। राइट। तो अगर आपने उस चीज को गौर नहीं किया या कोई दवा अपनी मर्जी से ले ली, तो सेल्फ मेडिकेशन के हैजार्ड्स, जो नुकसान है, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे कभी ना कभी। हो सकता है आपने एक गोली 10 बार ले ली और 10 बार में उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और आपको शरीर का दर्द भी आराम हो गया, लेकिन हो सकता है 11वीं बार में वो गोली आपको रिएक्शन कर जाए। ये फैक्ट आम जनता नहीं जानती। तो गूगल थोड़ी सी सामान्य जानकारी बढ़ाता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि आप इलाज कर लो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। जिस फैकल्टी का जो काम है उसकी अब मैं अगर ये कहने लग जाऊं कि मैं मकान बना लूंगा, ईंटें तो रखनी है, तो कैसे बनेगा? राइट, बिल्कुल सही। बहुत लोगों को जीवन दान दिया है, बहुत लोगों को गोलियां खिलाई है खाकर, लेकिन आपकी जिंदगी पे हमने मौत की बहार लगा दी। आज 68 वर्ष की उम्र में भी अशोक शर्मा जी की ऊर्जा और सोच युवाओं जैसी है। वे हंसी मजाक पसंद करते हैं और हर बातचीत में सकारात्मकता रखते हैं। उनका मानना है कि उम्र शरीर की होती है, सोच की नहीं। तो 68 साल की एज में भी आपकी स्फूर्ति का राज क्या है? मतलब ये आपके जीन्स ही ऐसे हैं कि आपकी हार्ड वर्क, आपकी एक्सरसाइज? ये बात आपने ठीक कही। मेरे पिताजी और मेरी माताजी वो फिट ही नहीं थे, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो उम्र का होता है वो ओबेसिटी होती है, मोटापा।
राइट। मैं देखता हूँ आज की तारीख में जो बच्चों को मैं देखता हूँ, कम उम्र वालों को, उनके भी नाप की पेंटें नहीं मिलती हैं। तो उनके नाप के कपड़े सिलवाने के लिए उन्हें टेलर ढूंढना पड़ता है, या आजकल एक्स्ट्रा लार्ज करके आता है। तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जो जिनकी उम्र 25 साल की है उनमें ओबेसिटी एक फैक्टर है जो जेनेटिकली मेरे अंदर नहीं है। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति फैटी नहीं है, और इसी पतलेपन की वजह से ही आप यंग ज्यादा लगते हैं। और अब ये मतलब मैं उम्मीद नहीं इसका वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, कोई देख के आपको 68 साल का नहीं कह सकता। नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को एक्टिव ही मानता हूँ। और अभी जैसे आपने ठीक पॉइंट आउट किया, जब मैंने सुपरिंटेंडेंट का चार्ज लिया था तो उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर इसका चार्ज लेने को तैयार नहीं था। और जब मुझे कहा गया तो मेरे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं मना कर दूं, क्योंकि मैंने हमेशा कोई भी चैलेंज हो उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखी है। और मेरी फिटनेस भी है। मेरे अलावा 1-2 डॉक्टर्स को कहा गया था तो उन्होंने कहा कि हम तो तीसरे फ्लोर पे नहीं चढ़ सकते, कैसे चार्ज लेंगे, हमसे चला नहीं जाता या हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं। तो ये बात सही है कि मैं इस उम्र में भी मुझे इतना वो कॉन्फिडेंस था। और उसका मूल कारण ये रहा है कि मैंने मेरे जीवन में गेम्स को, स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया है। अच्छा। मैं मेरे एकेडमिक कॉलेज की लाइफ में फुटबॉल, हॉकी खेलता था, और उसके बाद में कॉलेज के जमाने में मैंने टेबल टेनिस खूब खेला, और फिर मैंने मिस्टर कॉलेज के कंपटीशन के लिए फिजिकल परफॉर्मेंस को बहुत महत्व दिया। और बाद में मैं 35 साल की उम्र में, 35 ईयर्स की एज में, जब यहाँ पर कलेक्टर थे उमराव सालोदिया जी, उन्होंने मुझे टेनिस खेलना सिखाया। तो 35 में टेनिस खेलना सीखना अपने आप में बहुत लेट होता है, लेकिन मैं उसको खेलता रहा और आज भी मौका लगता है तो मैं खेलता हूँ। तो ये सब चीजें जब आपकी एक्सरसाइज और दिनचर्या में आ जाता है तो आपको फायदा तो उसका मिलता ही मिलता है। तो डॉक्टर साहब, एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आए जरूर जवाब देना है। आप मॉर्निंग पर्सन है या लेट नाइट थिंकर है? मैं मॉर्निंग पर्सन, अर्ली मॉर्निंग पर्सन। एक डिसीजन जो आज भी याद रह जाता है? डिसीजन में बहुत सारे हैं होने को, लेकिन जो मैंने एक डॉक्टर बनने का जो डिसीजन लिया वो मेरे लिए बहुत अहम है। आज मैं उसी के लिए जाना चाहता हूँ। आपकी जो पर्सनालिटी कॉलेज टाइम में रही तो कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़े बहुत हुए। हमारे दिमाग में था राइट, जस्टिस, ये बातें आती थी, बड़े क्रांतिकारी विचार आते थे। तो अगर हॉस्टल में कभी किसी के साथ में कुछ किसी ने मिसबिहेव किया तो मेरे अंदर का मिस्टर कॉलेज जाग उठता था या उसको लोग जगा देते थे। तो ये नहीं कहता मैं कि मेरा मिसयूज हुआ, लेकिन उनको मेरे से उम्मीद होती थी कि ये व्यक्ति हमारे साथ जाके उस व्यक्ति से ताकत से कह सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। वो काम मैंने किया है, और उसकी वजह से मेरे ऊपर केसेस भी हुए, 20-20 साल भी चले, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी? मुझे गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये लगती है कि सरकार योजनाएं बहुत अच्छी बनाती है। आज की तारीख में हर क्षेत्र के अंदर सरकार बहुत अच्छी से अच्छी योजनाएं लेके आती है, और वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज की तारीख में जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान योजना है हॉस्पिटल के अंदर जी, इसमें 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का इलाज लोगों को फ्री है। तो हम तो खाली माध्यम है उसके, ये फैसला तो सरकार का है। और आज कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है। मैंने लोगों को इलाज के अभाव में मरते हुए भी देखा है। दवाइयां उनके पास उपलब्ध नहीं है, पैसा उनके पास में नहीं है, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने चले जाते हैं। ये हमने पिछले जमाने में, मैं आपके शहर बकानी में भी काम कर चुका हूँ, वहां भी मैंने देखा है कि छोटी सी जगहों पे दवाइयां नहीं होती थी, वो ला नहीं पाते थे, उनको हम कई बार रेफर करते तो रेफर नहीं हो पाते थे, उनके पास आने जाने के साधन नहीं थे। लेकिन आज भगवान की दया से सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एक बेयर मिनिमम नीड की जो मेडिसिन हैं, जांचें हैं, वो सरकार ने फ्री कर रखी है। तो कम से कम ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी आदमी दवा के अभाव में या पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, ऐसी स्थिति अब देखने को नहीं मिलती। और बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो जाते हैं उनके। बिल्कुल सही बात। उनको उधार नहीं लेना पड़ता, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, जमीनें नहीं बेचनी पड़ती। तो मेरी तो एज ए डॉक्टर सबसे बड़ी ताकत सरकार की ये जो योजना है, ये हमारी ताकत। और सबसे बड़ी कमजोरी? सरकारी सिस्टम में सबसे बड़ी कमजोरी ये है, मैं बेहिचक कहना चाहता हूं कि लोगों को सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती है तब तक वो उसके लिए बहुत लालायित रहते हैं, खूब जैक लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि मिल जाए। लेकिन जब उनको मिल जाती है, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ, सारे विभागों के लिए, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, सबके लिए कह रहा हूँ कि वो जो आकांक्षा उनकी ये होती है कि मुझे सरकारी नौकरी में काम मिले, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ करके उसको आगे जाना चाहिए
कि ये मेरे देश के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ। वो अधिकांश लोग उन चीजों से दूर हो जाते हैं, वो उसको पैसा कमाने का एक साधन मान लेते हैं, या ये मान लेते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा इससे भी ये बढ़ेगी, मैं फेमस हो जाऊंगा। तो उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम आज भी कई जगह इस चीज में पीछे हैं कि हम उस भावना को प्रमुखता नहीं देते कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो सर्विस में जाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये होना चाहिए, नाम ही सर्विस है। सर्विस है। और जब वो नहीं होता है तो यही कमजोरी बन जाती है। जिन लोगों ने इस क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया, समाज का भी बहुत भला किया, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से पीछे रह जाते, पिछड़ जाते हैं या डेविएट हो जाते हैं और इस दूसरा करप्शन में चले जाते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए कि आप इसको ये माध्यम मान लो कि ये खाली मुझे अपना पैसा बढ़ाना है। एक कोई नियम जो आप चाहें बदलना चाहें, अगर आपको पावर मिल जाए? मैं कौन सी पावर मिलेगी? ऑलमाइटी पावर। आपके सिस्टम को ही लेके लेते हैं अपन तो, मेडिकल सिस्टम में मैं हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दूं, चाहे वो साल भर के लिए हो चाहे 2 साल के लिए हो, उसको सैनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उससे उसको डिसिप्लिन आएगा। ये जो कमियां हम देख रहे हैं, ये कमियों का एकमात्र इलाज है, चाहे वो करप्शन हो चाहे कोई दूसरी चीज हो। अगर उसने एक बार सेना के अंदर कोई 6 महीने भी काम कर लिया तो वहां से ठीक होके आ जाएगा। मेरा जीवन में मैं एनसीसी का बहुत सक्रिय सदस्य रहा हूँ, मेरा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया हुआ है। अच्छा। लेकिन वहां बहुत डिसिप्लिन देखने को मिलता है। वहां ये चीजें आती नहीं है कि हम ये गड़बड़ करें या वो गड़बड़ करें। वहां यही सिखाया जाता है कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। राइट। तो पहला कार्य यही होना चाहिए जो मोदी जी भी कहते हैं। एक एनसीसी के कार्यक्रम में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एनसीसी की शिक्षा सबको अनिवार्य। तो छात्र जीवन में एनसीसी की शिक्षा अनिवार्य हो जानी चाहिए। और अगर बाद में बड़े होने के बाद भी अगर कोई बदलाव करना है तो अगर 6-6 महीने की भी ट्रेनिंग मिलिट्री में जाकर के लोगों की हो जाए तो उससे बहुत सारे लोगों को पूरा रास्ता नजर आ जाएगा। बहुत खूब। तो सर रिटायरमेंट का क्या प्लान है आपका? हारमोनियम, बांसुरी? ये बात सही है, मैं हारमोनियम, बांसुरी, माउथ ऑर्गन ये तो सब बजा ही लेता हूँ। और मैंने इसमें संगीत के क्षेत्र में मैंने संगीत प्रभाकर भी किया है, और अच्छा, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। तो वो तो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा ही रहेगा। लेकिन आज भी मेरी प्राथमिकता रिटायरमेंट के बाद में यही रहेगी कि मैं मेरे प्रोफेशन का अंतिम समय तक जो काम कर सकता हूँ एज ए डॉक्टर, मरीजों के लिए, वो मैं करूंगा। और इसके अलावा जो पूरा संप्रदाय है, हमारी हेरिटेज है, इनमें मुझे बहुत रुचि है। तो इस जीवन काल में अभी तक मैं उससे नहीं जुड़ पाया। तो मेरी बहुत इच्छा है कि उसके बाद में मैं उसमें जुड़ूं और देश विदेश घूमूं और दुनिया को देखूं और इस चीज को, और जो अब तक मेरे जीवन में कमी रही, इसको पूरा कर पाऊं। लाइफ का बेस्ट प्रेस्क्रिप्शन क्या है आपकी नजर? अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, गुड फूड, न्यूट्रिएंट फूड, एक्सरसाइज एंड कोऑपरेशन फॉर एवरीवन। अगर आज आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं मिलिट्री में चला गया होता। मैं जा रहा था मिलिट्री में। ये आपने एक पुरानी बात याद दिला दी कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन होने से पहले एनसीसी में मैं था जब, तो मेरे एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनसे मेरा परिचय हो गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम लंबे चौड़े और यू आर वेरी गुड फॉर मिलिट्री, आपने एनसीसी भी किया है, सी सर्टिफिकेट किया है, तो आप मिलिट्री में जाएंगे तो आपको सीधा सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा। तो मैंने मेरे सामान बांध लिए थे जाने के लिए, पीएमटी देना बंद करके मैंने वो काम चालू कर दिया था। तो मेरी नानी थी, वो अब नहीं है, 103 साल की उम्र में वो चली गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो उसके अंतिम समय में भी 13-14 साल मेरे पास ही रही। अच्छा। उसने कहा कि अगर ये मिलिट्री में जाएगा तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा। तो मुझे फिर पीएमटी देनी पड़ी और फिर मैं डॉक्टर बना। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं बना होता तो नेचुरली मैं मिलिट्री में जा चुका होता। इसीलिए मेरा मिलिट्री के प्रति ये रुझान है। डॉक्टर साहब, आपसे मिलके काफी बहुत अच्छी जानकारियां मिली, हमारे दर्शकों को भी मिली, मुझे खुद को भी काफी सारे सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बदलाव के बीच को आपका कीमती समय देने के लिए। आपने मौका चुना, मुझे बहुत सारी बातें कहने का मौका मिला, तो इससे विचारों का आदान प्रदान तो हुआ ही सी। बाकी मेरा भी एक तरह से पहला ही इस तरह का मौका है कि मैं किसी पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में इतनी देर तक भाग ले रहा हूँ। चलो, हमारा भी सौभाग्य हुआ, आपकी वजह से मुझे मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। जलता चल फूल मिले या अंगारे, तपती राहों पे चलता चल, तपती राहों पे चलता चल, सार दिलों में
रहता है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता